क्योंकि हर जगह पर कांग्रेस की हो रही है हार। मोदी जी के साथ है सारे देश की नार, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार और मैं भी मंत्री बनूंगा चौथी बार, बार बार। हाँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं करता हूं धन्यवाद। 28 जनवरी का दिन हमें हमेशा रहेगा याद। नरेंद्र मोदी जी को जनता दे रही है प्रतिसाद, इसलिए कांग्रेस हो रही है बर्बाद। मोदी सरकार दे रही है सभी को सामाजिक न्याय, तो भी कांग्रेस बोल रही है हाय हाय। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है ऐसा बोल रही है गांव गांव की माए, इसीलिए मैं करता हूं कांग्रेस को बाय बाय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वालों को सत्ता से भगा दिया है। एनडीए ने सारे नेताओं को 2029 के लिए काम में लगा दिया है, क्योंकि झूठा प्रचार कर रही कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है। कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, कांग्रेस वाले बोल रहे चाइना चाइना, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है अपना कैसा है आईना। सारे देश में उनकी हो रही है दैना, दैना दैना, सारे देश में हो रही उनकी दैना। अब मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। नरेंद्र मोदी जी का विकास का है फेस। खरगे साहब मोदी जी के साथ मत खेलो रेस। मोदी जी मजबूत कर रहे सारा भारत देश, इसीलिए वो हर रोज जीत रहे अपनी रेस। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर हम सब लोग, उपसभापति जी बहुत बड़े आनंदी है। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है 11 सालों में मोदी सरकार ने किया हुआ विकास, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। जयराम रमेश जी यहाँ है। जयराम रमेश जी मुझे सेंट्रल हॉल में मिलते थे, बोलते थे कि आप इधर आओ, आप इधर आओ। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के कामों को मैंने अनेक बार प्रधानमंत्री जी को, सामाजिक न्याय मंत्री जी को मिलकर मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन 26 अलीपुर रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मोदी जी आने के बाद वहां सुंदर स्मारक बन गया। जब कांग्रेस पार्टी के टाइम पर डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन था। माननीय अठावले जी, आपके 4 मिनट भी पूरे हो गए। अम्बेडकर फाउंडेशन था, उनका खाली उधर ऑफिस था। 4 मिनट पूरे हो गए। मोदी जी साहब आने के बाद 345 करोड़ खर्चा करके यहाँ बाजू में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में इंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ की थी, जिसकी कीमत 3600 करोड़ रुपए है। वो जमीन बाबा साहब के स्मारक के लिए अनेक बार मांगने का हमने प्रयत्न किया था, लेकिन मोदी साहब आने के बाद फौरन ये जमीन बाबा साहब की मेमोरियल दी है और वहाँ 1400 करोड़ रुपए खर्चा करके इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। लोगों का विश्वास उन्होंने नहीं जीता। मोदी साहब आने के बाद उन्होंने सारे देश के लोगों को बताया सबका साथ सबका विकास।
140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, भूमिका उन्होंने रखी। लेकिन आज रोज ये लोग हंगामा कर रहे हैं, लोकसभा का काम नहीं हो रहा है। ठीक बात है, मैं लोकसभा में नहीं हूं आज, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हंगामा करने का तुमको अधिकार है। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं यूपीए में था, तभी उन्होंने मुझे मंत्री नहीं बनाया। अगर मुझे यूपी के टाइम पर मंत्री बनाते थे तो शायद मैं इधर नहीं आता था, और अगर मैं नहीं आता था तो मैं लोकसभा में जरूर आता था, लेकिन जो 8 लोग सस्पेंड हुए उसमें जो मैं भी हो सकता था, क्योंकि मैं पहले बार जो आपके साथ था बहुत बड़ा हंगामा मैं करता था। सारे देश के लोग मुझे जानते थे, सभी एमपी मुझे जानते थे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, खत्म हुआ समय आपका। आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया। मैं 5 साल मंत्री रहता था, लेकिन अब मैं 13 साल में मंत्री अभी मैं हूँ। अगले 5 साल में मंत्री रहूंगा। धन्यवाद अठावले जी, धन्यवाद। अब समय और कम है मोदी जी और का वक्त है। सामाजिक न्याय का एजेंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ धन्यवाद, रहे हैं। धन्यवाद, और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद धन्यवाद, करने के धन्यवाद। लिए श्रीमती मैं प्रियंका रिपब्लिकन पार्टी चतुर्वेदी में जी, बाबा साहब की श्रीमती पार्टी है। प्रियंका जी, बाबा साहब आप का बोले, सब- आपकी बात आप बोले प्लीज। प्रियंका जी। उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने का मौका दिया, अवसर मिला। सर, उनके अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैराग्राफ 46 में उन्होंने कहा, amid the complex global circumstances prevailing at present. Sir, can you please ask him to keep quiet, sir? प्लीज सिट डाउन। Sir, sit down, sir. अब आप बोलेंगे 26 में, आपका ही रिकॉर्ड, फिर से मंत्री बनेंगे सर। आप बोलिए, आपकी रिकॉर्ड पे जा रही है बात। आप बोले प्रियंका जी। Amid the complex global circumstances prevailing at present, India is playing the role of a bridge in the world. ये उनके शब्द हैं। At the same time, it has remained steadfast in its resolve of India first. सर, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 मई को जब ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी गढ़ हैं उन पे हमला किया था, तो ऑल आउट वॉर होने वाली है। उसी समय अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे तो ऐसा क्यों है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है। और इन्होंने एक बार नहीं कहा, 50 बार कहा है कि डी एस्केलेशन उनने किया और इंडिया पाकिस्तान का पीस का समझौता उन्होंने किया। वैसे ही लगातार इंडिया यूएस डील के बारे में हमें वहाँ से बार बार खबर मिल रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बताया है हमें कि हमारी क्या डील होने जा रही है, जहां पे उन्होंने कहा, और इंडिया फर्स्ट के इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि रशिया से हमने अग्री किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले बजट के सवेरे उन्होंने कहा था, ये भी अग्री किया है इंडिया ने कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। और जब बजट पेश हुआ तो जो चाबहार पोर्ट के बारे में बजट एलोकेशन होता था, इस बार बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि हमने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया है चाबहार पोर्ट से। क्या ये इंडिया फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ इस माध्यम से, होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। दुख इस बात का होता है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो थे, कॉमर्स मिनिस्टर जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने पहले मीडिया को बात साझा की और मीडिया के सामने भी वो जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कही हुई चीज़ों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट डे आकर उन्होंने बात की है। आज वॉशिंगटन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी उनको पता नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या फ्रेमवर्क है, ये सब कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं। यानी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वॉशिंगटन में बैठे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, जिसकी वाह भाई वाह ये लोग हर स्पीच में लूटे जा रहे हैं। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से किसानों के बारे में करीब 4 पैराग्राफ्स राष्ट्रपति के अभिभाषण में 4 पैराग्राफ्स किसानों को लेकर हैं, और वही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे पता चला है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर 0 कर दिए। यानी हमारा जो सामान वहां पर जाएगा वो 18% टैरिफ पे होगा, उनका सामान जो यहाँ पर आएगा वो 0% टैरिफ पे होगा, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने कहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का उन्होंने कहा है, जिसका लगातार
जो लगातार किसान उसका विरोध करते आए हैं, इस पे भी स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ये हमारी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है? और अगर यही इंडिया फर्स्ट है तो भगवान बचाए सारे 1.4 बिलियन देशवासियों को जो इस सारी डील को मंजूर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो गए हैं। हमने अपने घुटने टेक दिए हैं। ये ट्रेड, मैं तो इसको ट्रेड डील भी नहीं कहती हूं, मैं कहती हूं ये ट्रेड डील नहीं है सर, ये एक फरमान जारी हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि आप इन चीजों पे अग्री करिए, तभी हम आपके साथ और बातचीत करेंगे और ट्रेड करेंगे। सर दूसरी बात उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में कही। बिल्कुल स्वागत करती हूं कि सोशल जस्टिस के बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, पर अगर वो इकोनॉमिक सर्वे देखती तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा है एवरी वन इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू इंडिया 28 इंडियन स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कंट्री। सर इससे जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, इज कॉस्टिंग द कंट्री अबाउट 3.4 बिलियन US डॉलर। सर बस एक लास्ट चीज कहकर खत्म करूंगी, और इसी से मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इनकमिंग बच्चे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं क्यों नहीं आते हैं, और हमारी जो कैंपसेस हैं, कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो UGC गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस UGC गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर इसी शब्दों के साथ मैं